5000 साल पहले भीष्म ने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि राष्ट्र धर्म क्या है तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना ही राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती हैं और हर पुत्र का कर्तव्य है कि वो उसकी रक्षा करे, यही उसका राष्ट्र धर्म है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ रामवीर श्रेष्ठ। सबसे पहली नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में शंघाई सहयोग परिषद की 25वीं बैठक में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, हंसलपुर में मेक इन इंडिया की सफलता का नया अध्याय, ई विटारा को दिखाई हरी झंडी। 100 से अधिक देशों में निर्यात को तैयार भारत का पहला ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल। भारत के बैटरी इकोसिस्टम का नया अध्याय शुरू। संसद और राज्य विधान मंडलों की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के सभापतियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन भुवनेश्वर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष करेंगे उसकी अध्यक्षता और 2 दिवसीय इस सम्मेलन का विषय है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका। हिंद महासागर में भारत की शक्ति और बढ़ी, विशाखापत्तनम स्थित बेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को नौसेना में किया शामिल। हिंद महासागर क्षेत्र में अपने समुद्री हितों की रक्षा करने में भारत और मजबूत है। और केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर एक अहम फैसला। सरकार के कर्मचारी अब कर सकेंगे यूपीएस से एनपीएस में स्विच। सुरक्षा और वित्तीय योजना में विकल्प देने के लिहाज से ये अहम कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में शंघाई सहयोग परिषद यानी एससीओ की 25वीं बैठक में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी जापान और चीन यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, ये यात्रा कई कारणों से महत्वपूर्ण यात्रा है। ये यात्रा पूरी तरह से भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय एजेंडे के लिए समर्पित होगी। 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद से ये प्रधानमंत्री की 8वीं जापान यात्रा है, जो हमारे विदेशी संबंध में इस विशेष संबंध की उच्च प्राथमिकता को दर्शाती है। Where the Prime Minister Shri Narendra Modi is embarking on an official visit to Japan on the evening of 28th August. He will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This is a significant visit for several reasons. It's Prime Minister Modi's first annual summit with Prime Minister Ishiba. It is also his first standalone visit to Japan in nearly 7 years. He last visited for the annual summit in 2018. Since then, of course, he has visited Japan, but that has been for multilateral engagements and other ceremonial events. So this will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. This is also Prime Minister's 8th visit to Japan since he took office in 2014 and reflects the very high priority that this particular relationship has in our foreign relations. The annual summit between India and Japan, as you would be aware, represents the highest level dialogue mechanism that exists between the two countries, and it drives the agenda of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. Prime Minister has met Prime Minister Ishiba of Japan on previous occasions.
on the sidelines of international events. They first met, I think, it was in Vientiane on the sidelines of the ASEAN summit, and more recently on the sidelines of the G7 summit in Kananaskis in Canada in June of this year. भारत की मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड जल्द ही दर्जनों देशों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मेक इन इंडिया का निशान होगा। आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। हमारे सबके प्रयास आज देश के संकल्पों को पूरा करने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। मुझे भरोसा है हमारे आज के प्रयास 2047 के विकसित भारत की इमारत को नई बुलंदी तक लेकर जाएंगे और मुझे भरोसा है कि जापान इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारा भरोसामंद पार्टनर बनकर साथ चलता रहेगा। हमारी दोस्ती अटूट रहेगी। संसद और राज्य विधानमंडलों की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के सभापतियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही वो एक स्मारिका का विमोचन भी करेंगे। ये 2 दिवसीय सम्मेलन 29 और 30 अगस्त तक चलेगा। इस सम्मेलन का विषय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका। इसमें संसद और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के 120 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन में संवैधानिक सुरक्षा के उपाय को सुदृढ़ बनाने, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और वर्ष 2047 तक समावेशी विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में संसदीय व विधायी समितियों की भूमिका पर विशेष चर्चा होगी। उद्घाटन सत्र में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और SC/ST कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सभापति डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का लोगो भी लॉन्च किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का विचार 3 बिंदुओं पर आधारित है, जिनमें सीमांत गांवों से पलायन रोकना, सीमांत गांवों के हर नागरिक को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का 100% लाभ सुनिश्चित करना और VVP यानी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में चिन्हित गांवों को सीमा और देश की सुरक्षा के लिए एक उपकरण बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के विचार को सामने रखा तब ये तय हुआ था कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। न केवल हर सीमांत गांव को सभी सुविधाओं से युक्त बनाया जाए, बल्कि सीमांत गांव में रहने वाले हर नागरिक को भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से लैस करके उनके व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाया जाए।
साथ ही इन गांवों को देश और सीमा की सुरक्षा के मजबूत उपकरण के तौर पर विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के अंतिम गांव को देश के पहले गांव की उपाधि देकर सीमावर्ती गांव को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। आजादी के बाद जो सीमावर्ती गांव पीछे छूट गए थे, वो अब मोदी जी के वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम से नई रोशनी देख रहे हैं। सरहदों पर बदलाव की नई इबारत लिखी जा रही है। सड़कें, सुविधाएं, समृद्धि, अब हर योजना सीधे उन तक पहुंच रही है। जो कभी आखिरी थे, आज वही विकास की पहली कतार में हैं। सुनिए गांव वालों से कैसे मोदी जी की दूरदर्शिता और संकल्प से बदली है उनकी जिंदगी। पहले तो टूरिस्ट का बहुत कम विजिट होता था। बच्चों को पढ़ने का रूम भी एक अच्छा सा नहीं था। हमारा बच्चे क्लास 8 तक पहले मिडिल स्कूल जाता था तो यहाँ से बाहर जाता था, तो अभी यहाँ पे कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स जरूरत हो जाता था, हर चीज़ कुछ जरूरी हो जाता है। तो पहले लुमला जाना पड़ता था। लुमला 45 किलोमीटर पड़ते और तवांग 80 समथिंग पड़ते ना। दूर जाके रेंट पे बैठ के पढ़ना बहुत तकलीफ होता था। पहले हमारा यहाँ पे ये सब वेस्ट में होने का तो कचरा जो क्या आता था लेके आता था, नदी में फेंक देता था पूरा। शाम परसों से आता था तो कीचड़ पूरा, तो वहाँ गाड़ी फंस के रोकना पड़ता था। सरहद पर बसे इन गांवों में जिंदगी थी, लेकिन जरूरतें सिर्फ ख्वाबों में मिला करती थी। ये बात उन दिनों की है जब ऐसा लगता था कि जैसे ये आखिरी गांव भारत के नक्शे के किनारे रखी कोई भूली हुई उम्मीद हो। वक्त बदला तो दौर बदला, दौर बदला तो नेतृत्व भी बदला, नेतृत्व बदला तो नीतियां बदली और जन्म हुआ एक दूरदर्शी सोच का, जो इन आखिरी गांवों को पहला गांव बना गई। जब से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले तो हमारा ये कैफे जो रन करने में इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। उन्होंने ही हमें ये कैफे को अंडर वाइब्रेंट विलेज पे दिलवाया है और उन्होंने ही हमें बेकिंग और कुकिंग का क्लासेस भी प्रोवाइड किया है। 20 में 2022 को ये दीनदयाल स्कीम का बारे में सुना, मतलब ऐसे सुना कि ऐसे कुछ स्कीम है, तो होम स्टे का है, तो मैंने इसलिए अप्लाई करके देखा, तो प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ दिया तो मिल गया। इसलिए अभी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। जब से ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ना, तब से मतलब टूरिस्ट विजिट भी आना शुरू हो गया है। इंटरनेट भी 2023 से चालू हुआ, तो ये इंटरनेट चालू होने का बाद यहाँ पे टूरिज्म और भी आ रहा है, क्योंकि आजकल तो पूरा ऑनलाइन है ना। जब वो लोग फूड के लिए आते हैं तो हमारा इनकम भी अच्छा से हो जाता है ना। वाइब्रेंट विलेज के अंदर में एक घर भी होने से वहाँ पे भी गवर्नमेंट उसको रास्ता पहुँचा के देंगे बोला है। गवर्नमेंट कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे बोले कि कोई एक आदमी होने से भी उसको कहीं दूर जाना पड़े। कुछ पे आना जाना होगा तो तकलीफ नहीं होता है। जैसे काचा रोड ऐसे तो उसमें तो अपना घर से फकर में आता तो तकलीफ होता है। पुटापुरी लोग जाने में तकलीफ होता है, जैसे बीमारी लेके जाने में तकलीफ होता है। अभी थोड़ा जो रास्ता ठीक है तो कोई भी अभी पुटापुरी हो, बीमार भी हो तो जाने में तो थोड़ा आराम लगता है, वही फर्क है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आने के बाद ही बहुत मतलब चेंजेस देखने को मिला है। जैसे कि बहुत सारा मेडिकल कैंप्स भी यहाँ पे हुआ था। जब हमको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है तो हमको जाना क्यों है अलग जगह। अभी खास करके नंबर 1 में तो जब वाइब्रेंट हुआ है उसी के कारण से ही आपका ये सेकेंडरी स्कूल बना। अभी इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, इसके बाद में हॉस्टल बिल्डिंग बन रहा है, ऑडिटोरियम बन रहा है, प्लेग्राउंड बना। एजुकेशन में तो बहुत सारा डेवलपमेंट आया है, क्योंकि मेन तो बस्ती को डेवलपमेंट होने के लिए सबसे पहला थिंग तो ये एजुकेशन ही होते है। वेस्ट बैंक है हमारे कैफे के बगल में ही है वेस्ट बैंक, जहाँ पे हमारा जिमीथांग के सारे वेस्ट को वहाँ पे जमा करके सेग्रीगेट करके रिसाइकल के लिए बेचने का प्लानिंग है। सरहदों पर बदलाव की नई इबारत लिखी जा रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पहले चरण में 19 सीमावर्ती जिले के 662 गांव चुने गए, जहां 220 सरकारी योजनाएं 100% लागू की गई। आजादी के बाद से जितना निवेश इन गांवों पर हुआ था, उससे 2 गुना निवेश सिर्फ बीते 5 वर्षों में किया गया, ताकि इन गांवों में सुरक्षा मजबूत हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरे, पर्यटन को बढ़ावा मिले और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी सुधरे। वाइब्रेंट विलेज आने के बाद ही क्यों हुआ ये सब, मतलब सेंटर इज फोकसिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट
वो कर रहे, स्पेशली अपना जो ऐसे जो बॉर्डर एरिया। ये उस भारत की झलक है जो हर कोने तक पहुंचना चाहता है। जब सीमाएं मजबूत होती हैं तो देश मजबूत होता है, क्योंकि सशक्त गांवों में ही बसता है सशक्त भारत। और इसीलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम देश की सीमाओं पर विश्वास की नींव बन रहा है। तो आप देख रहे थे सीमाओं की बदली हुई तस्वीर। आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में भारत की शक्ति और बढ़ गई है। विशाखापत्तनम स्थित बेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टील फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया। ये पहला अवसर है जब दो अलग अलग शिपयार्डों में निर्मित दो अग्रिम पंक्ति के सतही लड़ाकू जहाजों को एक साथ कमीशन किया गया। उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है, जबकि हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने तैयार किया है। इनका डिजाइन ऐसा है कि रडार को चकमा देने में सक्षम है। इनमें डीजल इंजन और गैस टरबाइन दोनों एक साथ लगे हैं। अत्याधुनिक मिसाइलें, तोप और पनडुब्बी रोधी हथियार भी हैं। दोनों भारतीय नौसेना के नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ वॉरशिप हैं, जो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं। इन युद्धपोत के निर्माण में 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिससे 4000 से ज्यादा लोगों को सीधी और 10,000 से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष नौकरियां मिली। इन युद्धपोतों के शामिल होने के बाद नौसेना की युद्ध तत्परता बढ़ेगी और युद्धपोत डिजाइन एवं निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के संकल्प की पुष्टि होगी। कमीशन होने के बाद दोनों युद्धपोत पूर्वी बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में अपने समुद्री हितों की रक्षा करने की देश की क्षमता और मजबूत होगी। Modern warships are engineering marvels. Their indigenous design and construction embody both technological prowess and strategic intent. Few tributes to India's maritime power stand taller than the mighty Udaygiri and Himgiri. Both warships follow in the proud wake of legends. Their predecessors, the erstwhile Udaygiri and Himgiri, marked our transformation from a buyer's to a builder's navy. Both warships served the nation with distinction for over 3 decades. The new F-34 and F-35 are future-ready multi-mission stealth platforms designed to deal with both conventional and unconventional threats across our vast areas of interest. Integrated construction with extensive pre-outfitting has enhanced efficiency and enabled a shorter build period for both ships. Each also carries a unique distinction. Udaygiri, crafted at Mazagon Dock Shipbuilders Limited, is the 100th warship designed by the Navy's Warship Design Bureau. Himgiri, built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, is the first stealth frigate constructed on the East Coast. Together, they will not only add firepower to the fleet, but also ignite the economy, with a significant plowback driving equitable growth and reinforcing self-reliance. Equipped with next-generation technologies, these platforms symbolize a strong and secure nation and mark another stride towards Viksit Bharat. Committed to the Navy's core values of duty, honor and courage, Udaygiri and Himgiri will soon hoist the ensign and stand combat ready to undertake any task, anytime, anywhere, anyhow. तो
तो समुद्र शक्ति के बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर एक अहम फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूपीएस से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में एक मुश्त और एक तरफा बदलाव कर सकते हैं। ये सुविधा उन कर्मचारियों के लिए होगी जिन्होंने पहले यूपीएस को चुना है। 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने एनपीएस के तहत यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक वैकल्पिक स्कीम के रूप में शुरू किया है। ये योजना कर्मचारियों को गारंटीड रिटर्न देने का प्रावधान करती है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय सुनिश्चित होती है। यह सुविधा यूपीएस के लाभार्थियों के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्थिति में मान्य सेवानिवृत्ति की तारीख से 3 महीने पहले तक उपयोग की जा सकेगी। इस कदम का उद्देश्य पेंशन लाभों को सुव्यवस्थित करना और लचीला प्रदान करते हुए एनपीएस को दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति समाधान के रूप में सुदृढ़ करना है। बर्खास्तगी, निष्कासन या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारी इसके पात्र नहीं होंगे। एक बार एनपीएस में स्थानांतरण हो जाने के बाद कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान सहित यूपीएस लाभों के हकदार नहीं रहेंगे। और अब बात मौसम की। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मानसून का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर से लेकर केरल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक कई जगहों पर लगातार तेज बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों और मैदानों में पानी गिरना लगातार जारी है। कुछ राज्यों में तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि बाढ़ जैसे दृश्य बन गए। आज सुबह से दिल्ली एनसीआर में लगातार हल्की तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज पूरे दिन राज्य में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद में हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान के 13 जिलों में अगले 2 दिनों तक स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा में 1ली से 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने इन जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है। वहीं पाली, जालौर, सिरोही के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। डकसुम घाटी में जारी बारिश के कारण छोटे छोटे नाले उफान पर हैं और पानी का बहाव काफी तेज है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा हुआ है। कठुआ में नदी में उफान के चलते एक पुल झुक गया, जिसे लेकर पुल गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। तवी नदी में उफान के चलते निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। इसके अलावा उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के हालात बने हुए हैं। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल जिलों के लिए ऑरेंज जारी किया गया है। चमोली और उत्तरकाशी में भी स्कूल बंद रहेंगे। पिछले 11 वर्षों में सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीबों के साथ जन जन का कल्याण सुनिश्चित रहा है। चलते चलते दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ा एक वीडियो और मुझे इजाजत दीजिए। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ।